राम राम बच्चा पार्टी जय भोली की आप सभी का स्वागत है एक बिल्कुल ही न्यू वीडियो में। इस वीडियो में बेटा हम अपना शुरू करने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। बहुत ही मजेदार ये चैप्टर होने वाला है। इस चैप्टर के ऑथर का नाम है बेटा अनीस जंग। ये एक फीमेल ऑथर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर समझो, लॉस्ट स्प्रिंग टाइटल का मतलब क्या है। लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ स्प्रिंग। स्प्रिंग का मतलब यहाँ पे मौसम से नहीं बल्कि हैप्पीनेस से है। तो खोई हुई हैप्पीनेस, खोई हुई खुशियां। तो हम इनमें उन लोगों की जिंदगी को पढ़ेंगे जिनकी जिंदगी में से खुशियां खो चुकी हैं, गायब हो चुकी हैं। नीचे सबटाइटल भी आप पढ़िए ना, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ऐसे कहानियां पढ़ेंगे जिनमें बच्चों का बचपन छिन चुका है, चोरी हो चुका है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम अपने थोड़ा ऑथर के बारे में जान लेते हैं। अनीस जंग का जो जन्म है वो रोरकेला में हुआ था। इन्होंने अपनी बेसिकली बचपन और एडोलिसेंस हैदराबाद में बिताया। पढ़ाई इन्होंने हैदराबाद और यूएसए में जाकर करी। बाकी इनके दोनों पेरेंट्स ही राइटर्स थे, और इन्होंने भी अपना जो करियर शुरू किया वो भी एज अ राइटर ही किया था इंडिया में। सबसे पहले ये एडिटर थी, फिर कॉलमनिस्ट हुई, और मेजर न्यूज़पेपर में ये काम भी कर चुकी हैं। बाकी इन्होंने कई सारी किताब भी लिखी हैं, उनमें से ही इनकी एक किताब है जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। बेटा ये जो हम स्टोरी नीचे पढ़ने वाले हैं ना, वो इनकी बुक का एक छोटा सा एक्सर्प्ट है। एक्सर्प्ट माने पोर्शन है, एक छोटा सा हिस्सा है। इस कहानी में बेसिकली करेंगे क्या, या इस किताब में इन्होंने बताया क्या है। इस किताब में इन्होंने एनालाइज किया है ग्राइंडिंग पॉवर्टी को और ट्रेडिशन को। एनालाइज माने विश्लेषण, रिसर्च करी है ग्राइंडिंग पॉवर्टी। ग्राइंडिंग पॉवर्टी यानी कि अनएंडिंग पॉवर्टी, कंटिन्यूअस गरीबी के बारे में, और परंपराओं, ट्रेडिशन यानी कि परंपराओं के बारे में। विच कंडेम्न दीज चिल्ड्रन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, जिनकी वजह से इन बच्चों को एक एक्सप्लॉयटेशन वाली जिंदगी जीनी पड़ती है। तो हम इस कहानी में ऐसी गरीबी और ऐसी परंपराओं के बारे में देखेंगे जो मजबूर करती हैं बच्चों को एक एक्सप्लॉयटेशन की जिंदगी जीने के लिए। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब तो आप तो समझते हैं ना, प्रताड़ित, जिनमें उनके पास कोई भी फैसिलिटी नहीं है अच्छी, ना पढ़ने ना रहने खाने पीने की, किसी चीज की भी नहीं। तो आइए देखते हैं क्या ऐसी गरीबी है और क्या ऐसी परंपराएं हैं। शुरू करते हैं। हम इस बेसिकली जो भी वीडियो हो रही है इसमें हम फर्स्ट पार्ट कवर करने वाले हैं, ओके। तो पहली लाइन लिखी हुई है, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। कभी कभार मुझे एक रुपया मिल जाया करता था गार्बेज में। अब ये किसने बोली है, क्या कंटेक्स्ट में बोली है, वो सब हम स्टोरी पढ़ के समझते हैं। देखो, अब इसमें क्या है, डायरेक्टली नरेटर है, वही क्वेश्चन पूछ रही है, तो मैं उनकी तरफ से ही आपको ये चैप्टर नरेट करके बताऊंगा, ठीक है। वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो। आई आस्क साहिब, मैंने साहिब से पूछा। whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. तुम ऐसा क्यों करते हो, मैंने साहिब से पूछा, जो कि मुझे रोज मिलता है सुबह। कहाँ, मेरे जो नेबरहुड में कूड़े के ढेर होते हैं उनमें वो गोल्ड की सर्च करता हुआ मुझे रोज मिलता है। देखो, स्क्राउंजिंग मतलब होता है सर्च करना। अब क्या गोल्ड की सर्च करना मतलब वो उसमें सोना ढूंढ रहा है, नहीं बेटा, ये हाइपर बोल है, बड़ा चढ़ा के कहा गया है। असलियत में इसका मतलब है वो इसमें मनी या कुछ ऐसा जिससे उनका गुजारा हो सके, सर्वाइवल, ऐसा कुछ चीज वो ढूंढ रहा होता है। तो वो यहाँ पर नरेटर कहती है कि जब मैंने साहिब से पूछा, यार तुम ऐसा यहाँ क्यों करते हो, ये कबाड़ क्यों बीनते हो तुम मेरे नेबरहुड में आके, तो साहिब क्या जवाब देता है। उस जवाब को सुनने से पहले मैं आपको थोड़ा साहिब का बैकग्राउंड बता दूं जो हमें नरेटर ने बताया स्टोरी में। क्या, साहिब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था। पहले वो लोग ढाका में रहते थे, खेतों के बीच में। लेकिन क्या हुआ बेटा, एक बार तूफान आए तो ना उनके खेत बचे ना उनका घर बचा। और अब तो उसका जो घर है वो एक दूर की याद भी नहीं है, क्योंकि वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ओके, तो इसीलिए ये लोग क्या हुआ, अब यहाँ आ गए, इंडिया में आ गए, और आप यहाँ अभी एक जगह बताऊंगा वहां पे आके रहने लगे। फॉर लुकिंग फॉर गोल्ड, गोल्ड की तलाश में यहाँ पे आके ये रहने लगे। गोल्ड की तलाश मतलब बेटा वही सर्वाइवल की तलाश में, रोजी रोटी की तलाश में, लिवलीहुड की तलाश में। ओके, तो ये इन चीजों का मतलब है, आप ध्यान से याद रखिएगा। तो जब मैंने साहिब से पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तो वो जवाब देता है, आई हैव नथिंग एल्स टू डू। भाई मेरे पास कुछ और करने के लिए है ही नहीं। वो ये क्या फुसफुसाते हुए कहता है, मटर्स यानी फुसफुसाना। मैं उससे कहती हूँ, गो टू स्कूल, स्कूल चले जाओ। अच्छा, मैं ऐसा बोल देती हूँ बिल्कुल केयरलेसली। ग्लिबली माने होता है केयरलेसली, मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं कि जो लड़का बेटा कबाड़ बीन रहा है वो कैसे स्कूल जा सकता है, उसके पास यानी पैसे तो होंगे ही नहीं, और उसके पास कोई बैकग्राउंड भी नहीं होगा। तो मैंने ये ग्लिबली कह दिया, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। और सोई मुझे रियलाइज भी हुआ कि यार वो कैसे जाएगा, ये तो मेरी जो उसकी एडवाइस मैंने उसे दी है बिल्कुल खोखली है, इस पे तो वो अमल कर ही नहीं सकता है ना। तो फिर इसका वो मुझे जवाब क्या देता है साहिब, वो कहता है, देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। वेन दे बिल्ड वन, जब वो एक बना लेंगे तब मैं चला जाऊंगा।
देखो कितनी अच्छी बात कही साहिब ने। तो फिर वो कहती है अपनी नरेटर, इफ आई स्टार्ट अ स्कूल, अगर मैं कोई स्कूल खोलूंगी तो क्या तू आएगा, क्या तुम आओगे वहां पे पढ़ने? तो फिर मतलब नरेटर उससे कैसे कहती है, मजाक में कहती है, हाफ जोकिंग कहती है। लेकिन वो तो सीरियस हो जाता है, वो कहता है यस, और वो भी बड़े मुस्कुराते हुए कहता है, अगर तुम खोलोगी तो बिल्कुल आऊंगा मैं, ये समझ लो। जो उसका एक्सप्रेशन था वो ये दर्शा रहा था उस समय। तो फिर कुछ दिन बाद नरेटर कहती है कि मैंने उसे अपने पीछे दौड़ते हुए देखा, और फिर वो मुझसे पूछता है, क्या तुम्हारा स्कूल रेडी हो गया? अब देखो बहुत ध्यान देने वाली बात है। नरेटर ने उससे ये बात मज़ाक में पूछी थी, मगर उस बात को लेकर वो सीरियस था, और इसलिए वो नरेटर से पूछने भी आता है, क्या तुम्हारा स्कूल रेडी हो गया? तो फिर नरेटर उससे क्या कहती है, उस समय जवाब देती है उसे, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, अरे स्कूल बनने में थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन उन्हें ऐसा बोलते हुए बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि उन्होंने एक उससे झूठा वादा किया था, झूठा उसे प्रॉमिस किया था, जिसको वो पूरा करना ही नहीं चाहती थी, या मतलब वो पूरा नहीं कर सकती थी। उन्होंने ऐसा वादा किया था। मगर ऐसे प्रॉमिसेस, जैसे नरेटर ने उससे किए जो झूठे वादे हैं, ऐसो तो उसके ब्लीक दुनिया में, ब्लीक वर्ल्ड यानी कि उसकी चीयरलेस दुनिया में, मतलब जिसमें कोई खुशी है नहीं, ऐसी दुनिया में ये वादे भरे हुए हैं। भाई साहिल, वो साहिब जो है वो एक ऐसी दुनिया में रहता है जहाँ पे सब उससे झूठे वादे कर जाते हैं कि हम तेरे लिए ये करेंगे वो करेंगे, और होता वाता कुछ है नहीं। तो ऐसे वादे तो उसकी दुनिया में भरे हुए हैं, साहिब की दुनिया में। कुछ महीने बाद जब मैं उसे जानने लगी, मैंने उससे उसका नाम पूछा। तो वो कहता है, साहिब आलम है मेरा नाम। तो फिर अच्छा, उसे क्या था, साहिब आलम का मतलब ही नहीं पता था। तो नरेटर कहती हैं कि भाई उसके नाम का मतलब तो है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लेकिन चलो ठीक ही है, उसे नहीं पता है। अगर पता होता तो बड़ी ही मुश्किल होती उसको ऐसा बिलीव करने में कि मेरा नाम लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स है। अरे भाई खुद सोचो, नाम लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स और भाई कबाड़ बीन रहा है बेचारा लड़का। तो अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, इस बात से अनजान कि उसका नाम क्या दर्शाता है, वो रोज सुबह नंगे पैर अपने दोस्तों के साथ कहाँ घूमता था, सड़कों पर घूमता था। जैसे कि मॉर्निंग बर्ड्स सुबह आके चिरपिंग करती हैं और फिर नून में छुप जाती हैं, ऐसे ही वो रोज सुबह नंगे पैर अपने सारे लड़के दोस्त आपस में घूमते थे और कबाड़ बीनने निकलते थे। महीने हो गए, मैं उन्हें रिकॉग्नाइज करने लगी, उन्हें पहचानने लगी एक एक लड़के को। फिर वो कहती हैं, एक दिन क्या हुआ, वो सब लड़के नंगे पैर घूमते थे, तो वो उनसे पूछती हैं, वाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल्स, तुम यार चप्पल क्यों नहीं पहने हो? उन्होंने एक लड़के से पूछा। तो वो लड़का जवाब देता है, अरे मेरी मम्मी जब शेल्फ से उतारेंगी तब पहन लूंगा। इतने में पीछे से दूसरा लड़का कहता है, अरे अगर उतार भी देंगी ना तो ये नहीं पहनने वाला है। अच्छा। तो अच्छा, जो लड़का ये बात कहता है ना, वो खुद क्या था, दो कलर के शूज पहना हुआ था। दो कलर के शूज मतलब एक पैर में एक जोड़ी और दूसरे पैर में दूसरी जोड़ी। तो जब नरेटर इस बात पे उससे कुछ कहती है कि भाई तुम ऐसे जूते क्यों पहने हो, तो वो अपने पैर छुपाने की कोशिश करने लगता है, शफल कर लेता है अपनी फीट को, जिससे कि कुछ वो नरेटर उसे और कहे ना, और इस बात का उन्हें कोई वो जवाब भी नहीं देता है। इतने में ही एक तीसरा लड़का पीछे से कहता है, आई वॉन्ट शूज, मुझे जूते चाहिए। यानी कि इस लड़के ने बेटा अपनी पूरी जिंदगी में एक पेयर जूते भी नहीं खरीदे थे। नरेटर कहती हैं, भाई मुझे पूरी कंट्री घूमने में कई सारे ऐसे लड़के मिले जो नंगे पैर घूमते हैं, चाहे सिटीज में हो चाहे विलेज की रोड हो। ठीक है। ये वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं, लेकिन इतने में ही एक लड़का उनसे कहता है, अरे इट इज नॉट अ लैक ऑफ मनी, ये पैसे की कमी वमी नहीं है भाई, ये तो हमारी एक ट्रेडिशन है, हमारी एक परंपरा है नंगे पैर रहने की। तो नरेटर को उस ये बात सुन के बड़ा आश्चर्य होता है। वो मनी मन सोचती है, क्या ये एक बहाना है, एक्सक्यूज है, टू एक्सप्लेन अवे परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। परपेचुअल को अंडरलाइन करो और लिखो यहाँ पे कंटिन्यूअस। तो नरेटर ये मनी मन सोचती हैं कि भाई उस लड़के ने मुझसे ऐसा कही, तो क्या ये उसका एक बहाना है अपनी गरीबी की कंडीशन को नजरअंदाज करने का, या उससे दूर भागने का। वो कह रहा है ना कि भाई जूते ना पहनना तो हमारे यहाँ परंपरा है। तो ये कोई परंपरा नहीं होती है बेटा, असलियत में उनके पास पैसे नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अब इतने में नरेटर को उसकी बात सुन के कहानी याद आ जाती है, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। वो कहती है कि भाई मेरे को एक आदमी याद आता है जो कि उदीपी में रहता था। वो मुझे बताता है कि जब वो छोटा था तो वो अपने रोज स्कूल जाया करता था। रास्ते में एक पुराना मंदिर पड़ता था जहाँ पर उसके पिताजी पंडित जी थे। तो वहां पर वो मंदिर में थोड़ी देर रुककर प्रार्थना करता था भगवान से, हे भगवान कि मुझे आप एक पेयर शूज दिलवा दो। तो नरेटर कहती हैं, जब मैं 30 साल बाद उस गांव में दोबारा गई, उस टेम्पल में दोबारा गई, जो कि अब ड्राउंड हो चुके हैं इन द ईयर ऑफ डिसोलेशन में। इसको आप अंडरलाइन कर लो, विच वॉज ड्राउंड इन द ईयर ऑफ डिसोलेशन, और इसमें आप लिख लो हाइपरबोल। इसमें बेटा बेसिकली नरेटर कह रही हैं कि ये सब जो गांव और ये जो टाउन था, ये तो पूरा डूब चुका था, डिसोलेशन। डिसोलेशन माने रुइन हो चुका था, बर्बाद हो चुका था।
अब देखो ये हाइपरबोल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कहीं नहीं डूब चुका था, असलियत में कुछ डूबता नहीं है। अगर हम कहते हैं कि ये तो भाई बिल्कुल डूब गया, तो वो डूबा थोड़ी ना, वो बर्बाद हो जाता है। तो हम हाइपरबोल बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं इस बात को। तो वो ऐसा कुछ कहती हैं इस टाउन के बारे में। लेकिन तभी वो बैकयार्ड में देखती हैं पीछे की तरफ, जहां पर नए पंडित जी रहते थे, और कुछ आंगन में रेड और व्हाइट कलर की प्लास्टिक चेयर पड़ी हुई थी। और इतने में एक यंग बॉय आता है निकल के, जो कि ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहना हुआ था, शॉक्स पहना था और जूते पहना था। और वो बड़ा हांफता हुआ आता है, अपना स्कूल बैग को क्या करता है, फोल्डिंग पलंग पे छोड़ देता है एकदम। तो जब इस बॉय को नरेटर देखती है ना, तो उन्हें याद आ जाती है कि एक लड़का था जिसने कभी गॉडेस से प्रेयर मांगी थी कि भाई मुझे जूते दिला दो, मेरे पास जूते नहीं है, और मेरे पास जब जूते आ जाएं तो वो मुझसे कभी खोए ना। ये उसने प्रेयर करी थी अपनी गॉडेस से। तो फिर उस लड़के के पैर में, जो अब ये नरेटर प्रेजेंट में देख रही है, उसे देख के ये लगता है कि अच्छा, तो देवी जी ने इनकी प्रेयर को क्या कर लिया था, सुन लिया था। इसीलिए तो जैसे वो एक पंडित का लड़का था, वैसे ये भी एक पंडित का लड़का है। तो अब इन जैसे पंडित के लड़कों के पास भी जूते हैं, ये भी जूते पहन पा रहे हैं। लेकिन अभी भी बेटा ऐसे कई सारे बच्चे या लड़के जो रैक पिकिंग का काम कर रहे हैं, वो बचे हैं उसके नेबरहुड में, जो भी अभी भी शूलेस हैं, जिनके पास अभी भी जूते नहीं हैं। तो वो ऐसे ही मन ही मन अपना सोचती हैं कि यार उस पंडित के लड़के को तो जूते आ गए, या उनकी जगह और जो पंडित आए उनके लड़कों को तो जूते मिल गए, लेकिन अभी भी मेरे यहाँ ऐसे कई सारे रैक पिकर्स हैं जिनके पास शूज नहीं है। अब देखो यहाँ से बड़ा ही अच्छा एक पैराग्राफ शुरू होता है। वो कहती हैं, माई एक्वेंटिस, मेरी जान जान पहचान, विद द बेयरफुट रैग पिकर्स, जो नंगे पैर घूमने वाले कबाड़ बीनने वाले लड़के थे, जब मेरी जान पहचान उनसे हुई, तो उन तो वो मुझे लेके गए सीमापुरी। मतलब उनके थ्रू मैं सीमापुरी को जान पाई, सीमापुरी के बारे में जान पाई। सीमापुरी क्या है, ये बेटा एक प्लेस है, जगह है, पेरी फेरी ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली की आउटर एरिया पर ही एक जगह है, जो कि वैसे कहने को तो दिल्ली से थोड़ी ही दूर है, मगर बहुत दूर है उससे। ऐसा क्यों, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971। सीमापुरी में जो लोग रहते हैं वो बेटा इंडिया के नहीं है, बांग्लादेश से आए हैं 1971 में। स्क्वेटर मतलब होता है इलीगल वे में रहना, ठीक है, इलीगल तरीके से वहां पर रह रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि ऐसा क्यों बोला गया, कि वैसे तो ये जगह दिल्ली से कुछ दूर है, मगर बहुत दूर है। बात समझो, सीमापुरी क्या था, पहले एक जंगल था, ठीक है, अभी भी वो जंगल है, मगर अब खाली नहीं है। बहुत ध्यान देने वाली बात है, नरेटर ने कहा पहले वो जंगल था, अभी भी है, बस फर्क इतना है कि अब वो खाली नहीं है। यानी कि बेटा वहां की कंडीशंस बहुत ज्यादा खराब है। वही मिट्टी के लोगों ने झोपड़ी सी बना ली है, रूफ बना ली है टीनों तारपोलिन की, ना वहां पर सीवेज की फैसिलिटी है, ना ड्रेनेज है, ना कोई रनिंग वाटर है, ना इलेक्ट्रिसिटी है। और उस जगह पर 10,000 रेक पिकर्स रहते हैं। तो हुई ना जगह वो बेटा फॉरेस्ट जैसी, जब उनमें ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना ड्रेनेज है, ना सीवेज है, और कोई सप्लाई है नहीं किसी चीज की, तो वो फॉरेस्ट से कम थोड़ी ना है जगह। इसीलिए वो कहती हैं कि कहने को तो ये जगह दिल्ली से कुछ ही किलोमीटर दूर है, मगर अगर दिल्ली के ढंग से देखा जाए, वहां की फैसिलिटी से देखा जाए, तो ये लग रहा है दिल्ली से बहुत दूर है जगह। ठीक है, तो ऐसा वो इसलिए कहती हैं। वो ये कहती हैं यहाँ के रहने वाले लोगों के बारे में, वो कहती हैं कि दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, वो यहाँ पे 30 साल से ज्यादा से रह रहे हैं, विदाउट परमिट, कोई परमिट नहीं है उनके पास। लेकिन उनके पास अगर एक चीज है तो वो है सिर्फ राशन कार्ड, जिसकी वजह से उनका नाम वोटर लिस्ट पे आ जाता है, और जो नेता होते हैं वो बस उनके वोट हथिया लेते हैं। अच्छा, इसके बदले में उन्हें क्या मिलता है, बस राशन मिल जाता है, क्योंकि राशन कार्ड से वो राशन खरीद सकते हैं। अब देखो ये क्या दर्शा रहा है बेटा, एक तरीके से उनके वोट्स का मिसयूज हो रहा है। ठीक है, वो नहीं जानते हैं किसको वोट देना है, क्या करना है। तो ये हमें ये बात बताता है कि उनके लिए फूड ज्यादा इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटी से। मैं कौन हूं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए ये है कि मेरे परिवार ने खाना खाया या नहीं खाया है रात को। वो लोग ये कहते हैं कि अगर दिन के अंत में हम अपनी फैमिलीज को खाना खिलाकर बेड पे जा रहे हैं सोने, ठीक है, तो भाई हम यहाँ पर रह लेंगे, यहाँ पे रहना हमारे लिए बढ़िया है, इसकी बजाय कि हम वापस ढाका में जाके उन्हीं फील्ड्स में रहे जहाँ से हमें कुछ मिल ही नहीं रहा था। तो ये वो लोग, उन लोगों का ये मानना है, ये बात जो है वो कहती हैं वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज। कुछ औरतें ये बात उससे कहती हैं नरेटर से, टैटर्ड साड़ीज माने फटी पुरानी साड़ी थी, ठीक है। तो जब मैंने, अब देखो यहाँ पे नरेटर उनसे कहती हैं, व्हेन आई आस्क देम
व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर्स। तो ये बात जो वुमेन ने नरेटर से कही ना, वो उनसे कब कही, जब नरेटर ने उनसे पूछा कि भाई तुम लोग अपना ढाका से छोड़ के क्यों आ गए। तो वो ये बात कहती हैं कि अगर हम रात को अपने परिवार को खिला पिला के सो पा रहे हैं तो ये हमारे लिए ज्यादा अच्छा है यहाँ पे रहना, बजाय वहां जहाँ पे हमें कुछ मिल ही नहीं रहा था। तो फिर नरेटर इनके लिए कहती हैं, वेर एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स एंड बिकम ट्रांजिट होम्स। जहाँ पे भी उन्हें खाना मिलता है ये लोग वहीं जाके चले जाते हैं, वहीं अपने टेंट गाड़ के रहने लगते हैं। चिल्ड्रन भी अब इसी बीच में पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, और फिर बड़े होके वो सर्वाइवल में पार्टनर बन रहे हैं। सर्वाइवल मतलब वो भी बेटा इन्हीं का रैक पैकिंग का काम कर रहे हैं ना। देखो, सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पैकिंग, यानी सीमापुरी में जो पॉपुलेशन मतलब मैक्सिमम पार्ट ऑफ पॉपुलेशन है वो किस काम को कर रहा है, रैक पैकिंग के काम को कर रहा है, वो कचरा बीनने के काम को ही कर रहा है। और बच्चे भी जब बड़े हो जाते हैं वो भी इसी काम को करते हैं। थ्रू द ईयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ फाइन आर्ट। अब तो बेटा इसे वहां पे कला माना जाने लगा है कि भाई अरे वो तो बढ़िया बीन लेता है कूड़ा, अरे वो तो यही निकाल के लाएगा, देखना कला हो गई है। तो देखो कितनी ही डिप्रेस्ड कंडीशन दिखाई गई है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ द चैप्टर। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, गार्बेज उनके लिए गोल्ड के बराबर है। गोल्ड मतलब बेटा यहाँ पर मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सर्वाइवल, लिवलीहुड, मनी, हैप्पीनेस, सब चीज है। इट इज देयर डेली ब्रेड, वो उनकी डेली ब्रेड है भाई, रोजी रोटी है। तो छत है उनके सर के ऊपर, अगर वो गार्बेज, गार्बेज एक तरीके से उनके सर के ऊपर छत का काम कर रहा है, क्योंकि उसी से वो अपना खान पान चला पा रहे हैं। चाहे कि वो लीकिंग छत क्यों ना हो, कि मतलब कभी मिल पाता है कभी नहीं मिल पाता है उससे खाने पीने को, चाहे वो लीक क्यों ना कर रही हो छत, मगर उनके लिए छत का काम तो कर ही रहा है गार्बेज। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर, एक बच्चे के लिए तो गार्बेज रोजी रोटी से भी कुछ ज्यादा है। क्या ज्यादा है आइए देखते हैं। I'd sometimes find a rupee, even a 10 rupee note. साहिब says, his eyes lighting up. साहिब बड़ी खुशी से कहता है कि मेरे को कभी कभार तो 1 रुपया मिल जाता है गार्बेज ढूंढते समय, या 10 रुपए का नोट मिल जाता है, और इससे वो बड़ा खुश होकर कहता है। तो अब नरेटर कहती हैं, वेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज। अगर तुम्हें भाई कभी कबाड़ में एक चांदी का सिक्का मिल गया, तो तुम क्या खोजना रोक दोगे, आगे सर्च करना रोक दोगे? ऐसा तो नहीं करोगे ना, तुम और आगे उम्मीद में तलाशोगे कि आगे कुछ और भी मिल सकता है। फिर वो कहती हैं कि इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। यानी बच्चों के लिए गार्बेज का कुछ अलग मतलब है, पेरेंट्स के लिए तो वो सर्वाइवल है, लेकिन बच्चों के लिए कुछ अलग है। बच्चों के लिए क्या है? इट इज रैप्ड इन वंडर। उनके लिए तो एक तरीके से कुछ आश्चर्यजनक चीज है जो कि रैप की गई है गार्बेज में। गार्बेज में वो खोजेंगे बीनेंगे तो उन्हें कुछ बढ़िया सा मिल जाएगा, उनके लिए कुछ ऐसा है बच्चों के लिए। वहीं पर एल्डर्स के लिए वो क्या है, वो मीन्स ऑफ सर्वाइवल है बस, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो वो लोग तो भाई समझते हैं कि रोजी रोटी, बच्चे समझते हैं उन्हें मजा आता है इस चीज में। तो फिर वो एक बार कहती हैं, वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दी की सुबह मैंने साहिब को देखा, वो खड़ा हुआ था फेंस्ड गेट ऑफ नेबरहुड क्लब। नेबरहुड क्लब के गेट की दीवार से वो खड़ा हुआ था और वो देख रहा था दो यंग मैन जो कि वाइट कपड़े पहने थे, टेनिस खेल रहे थे, उन्हें वो देख रहा था चुपचाप। तो वो कहता है, आई लाइक द गेम, मुझे ये गेम पसंद है। और वो बड़ा उसे मजा आनंद आ रहा होता है उस गेम को देखने में, चाहे वो बाउंड्री के पीछे से ही क्यों ना देख रहा था। वो कहता है, आई गो इन साइड वेन नो वन इज अराउंड, जब यहाँ पर अंदर कोई नहीं होता है ना तो मैं अंदर चला जाता हूँ। और वो कहता है कि वो जो गेट कीपर है ना वो मुझे झूला भी झूलने देता है अंदर जाके। अच्छा, साहिब भी ना टेनिस वाले जूते ही पहना था, लेकिन वो बेटा किसी अमीर लड़के के डिस्कार्डेड शूज थे, जो शूज उसने रिजेक्ट कर दिए थे ना, वो शूज पहना हुआ था। मगर साहिब क्या कहता है नरेटर से, समवन गेव देम टू मी, किसी ने मुझे दिए थे। पर नरेटर तो समझ जाती है ना कि ये जूते किसी अमीर लड़के के रिजेक्टेड जूते हैं। तो पर साहिब, जिसके पास बेटा जूते थे ही नहीं, उसके लिए तो एक छेद वाला जूता भी कुछ ऐसा था कि उसका सपना साकार हो गया हो, उसने जूता पहनने का जो सपना देखा था वो सच हो गया हो, है ना। ठीक है। और जो वो गेम देख रहा था ना, लेकिन देखो जूते तक तो कहानी ठीक है, अब जो वो गेम देख रहा था वो तो इंटेंटली उसकी रीच से बाहर था। इंटेंटली यानी कि सीरियसली, वो अंदर जाके गेम तो शायद बेटा नहीं ही खेल सकता था, पॉसिबल नहीं था ऐसा, वो लोग उसने घुसने ही नहीं देते, ना वो पैसा ऐसा अफोर्ड कर पाता वो खेल ले, वो टेनिस खरीद ले, कुछ कर पाए, वो नहीं, उसकी रीच से बाहर था वो। अब देखो कहानी में टर्निंग पॉइंट आता है, प्रेजेंट की बात करते हैं। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। इस सुबह साहिब बिल्कुल अपने रास्ते में था, मिल्क बूथ जाने वाले रास्ते पे। उसके हाथ में एक स्टील का कनस्तर था। और जब मैंने उससे मतलब कुछ पूछा तो वो कहता है, आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल, मैं टी स्टॉल में काम करता हूँ, जो कि रोड के उधर आगे जाके है।
और बताने लगा मुझे कि इतना दूर है यहाँ से, और फिर कहता है कि मुझे 800 रुपए मिलते हैं इस काम के, और मेरी सारी खाना पाना भी उसी का ही संभालना है, मतलब खान पीन भी सब वही देखेगा, जितनी भी इसकी मील्स हैं वो भी इसका मालिक ही देगा। पर जब नरेटर ने उससे पूछा क्या तुम्हें तुम्हारी नौकरी पसंद आई, तो उसके बेटा चेहरे से वो केयर फ्री लुक चला जाता है। जैसे पहले वो कहता नहीं था इससे, अरे मुझे 1 रुपए का नोट मिल जाता है, 10 रुपए का नोट मिल जाता है, उसकी आंखों में चमक आ जाती थी। वो चमक नहीं रही है उसके चेहरे पे। स्टील का कनस्तर ऐसा लग रहा था मानो कि जो कूड़ा पकड़ने के लिए वो अपने संग बैग लेके चलता था, उससे भी वो हैवी हो। तुम उसके वेट पे मत जाओ, तुम ऐसे मत सोचो कि ऐसा क्यों, हैवी क्यों, वो तो उससे हल्का होगा। अरे भाई, इमोशन को समझो, कि ऐसा लग रहा था कि यार अब जो वो बैग ले जा रहा है ना, वो तो ऐसा लग रहा है उसके कूड़ा उठाने वाले बैग से भी ज्यादा हैवी है, कनस्तर जो है उसके कूड़ा उठाने वाले बैग से भी ज्यादा हैवी लग रहा हो उसको, उसे मजा नहीं आ रहा है बिल्कुल उस काम में। क्योंकि वो जो कचरा उठाने का बैग हुआ करता था वो खुद उसका हुआ करता था, लेकिन जो कैनिस्टर है वो तो भैया मालिक का है जो टी शॉप चलाता है। अब साहिब अपना खुद का मास्टर नहीं रहा। साहिब इज नो लॉन्गर इज ओन हिज ओन मास्टर। तो पहले साहिब की अपनी मर्जी थी, जहां भी कूड़ा बीनना है, आज चलेंगे यहाँ, आज वहां चलेंगे वहां, अपने मन से जाता था, खुश होके बीनता था। मगर अब जैसा मालिक ने कह दी वैसा उसे करना पड़ेगा। उसके चेहरे से बेटा केयरफ्री लुक जा चुका है। उम्मीद करता हूँ तुमको यार पार्ट 1 समझ आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में बता देना, कोई सजेशन हो कमेंट में बता देना, और हाँ, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू बेटा फॉर वॉचिंग।